लालबाग स्थित डॉक्टर एस के दास और डॉक्टर आकाश दास के द्वारा बिहार में सर्वप्रथम बिना सुई लगाए फाइब्रो स्कैन मशीन से लीवर की जांच का निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें लीवर संबंधित सभी तरह की बीमारी का जांच हो सकता है। इस तरह का मशीन बिहार भर में एकमात्र यहीं पर लाया गया है, जिससे लीवर संबंधित रोगियों का इलाज में सुविधा होगी। ठीक है ना? हो गया। आज क्या आयोजन है आज का? मशीन बाहर इंस्टॉल किया गया है, इसमें सारी बात हम डिटेल्स आपको बता देते हैं। फाइब्रोस्कैन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कलर ड्रॉपलर की विधि से लीवर और पित्त की थैली के रोग का निदान के बारे में पूरी जानकारी मिलता है। ये सुविधा बड़े शहरों में है और ये रूटीन टेस्ट है वहाँ के लिए, और बिहार में इसकी सुविधा किसी भी अस्पताल में नहीं है। यदि है भी तो लोगों को जानकारी के अभाव में नहीं करा पाते हैं। ये प्रक्रिया जो है, ये निदान जो है, ये सिर्फ लिवर और पित्त की थैली में बीमारियों के का निदान के लिए है, और ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। मतलब इससे लिवर बायोप्सी या एफएनएसी लिवर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई सुई लिवर में चुभाना नहीं पड़ता है, जिसमें खतरा रहता है। जैसे लिवर बायोप्सी में खतरा रहता है ब्लीडिंग का, और इससे कैजुअलिटी भी होता है, स्पॉट डेथ होता है उस टेस्ट में। ये इसमें सुपीरियर है क्योंकि इसमें नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई सुई चुभाया नहीं जाता है। इससे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विथ लिवर एब्सेस और पित्त की थैली का पुराना रोग, क्रॉनिक कोलेस्टेटिक डिजीज का पहचान होता है। उपचार का जो है जानकारी हम दे रहे हैं। इसमें जिन्हें शराब के लत या अन्य वजह से लिवर में प्री सिरोसिस ऑफ लिवर या सिरोसिस लिवर के साथ पेट में पानी का जमावट है शुरू हो गया है, उनका फाइब्रोस्कैन से पहचान हो जाने पर लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन संभव है। और बाकी लिवर कार्सिनोमा, लिवर में कैंसर या हेपेटाइटिस सी से चलते जो कैंसर होता है या हेपेटाइटिस बी के कारण जो कैंसर का प्रक्रिया होता है, उसका भी निदान जानकारी 9, 16 और 24 तारीख को गरीब रोगियों के लिए मुफ्त ब्लड शुगर की शिविर भी चल रहा है, और हर महीने के 12 और 24 तारीख को मुफ्त दमा शिविर भी लगाया जाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल अंसारी ने पदभार ग्रहण किया। प्रोफेसर अंसारी ने यह पद प्रभारी कुल सचिव मुनेश्वर यादव से लिया। पहले इस पद पर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह थे। प्रोफेसर अंसारी मूल रूप से बहेड़ी कॉलेज में पदस्थापित थे तथा वर्तमान में उप कुल सचिव के पद पर थे। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह समेत सभी विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारी नए कुल सचिव का स्वागत कर बधाई दी तथा उन्हें अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। ब्लॉक नहीं होगी। मैं एज ए DR1 मैंने ये किया, जितने भी मेरे सहायक जो ब्लॉक फाइल थी उसको मैंने निकलवाया।
डलवाने के बाद उसका एक सीरियल बनवाया। बनवाने के बाद हमने ये कोशिश किया कि उसका जल्दी से जल्दी निष्पादन हो। ऐसा नहीं है, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इस कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो आप ये निश्चिंत रहें कि यहाँ पे निष्ठापूर्वक यहाँ के जो लोग हैं कार्य का निष्पादन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बताई नहीं, कोई भी फाइल जो है ब्लॉक नहीं होगी। दूसरे कोई भी कारक उसको प्रभावित नहीं करता, चाहे लोकल कारण हो, चाहे प्रादेशिक कारण हो, चाहे कोई दूसरे कारण हो, वो उसको प्रभावित न करें। केस की मेरिट के अनुसार सबको एक निगाह से देखा जाए, प्रक्रिया आगे बढ़ने लायक है तो उसको बढ़ा दिया जाए, प्रक्रिया रुकने लायक है तो उसको रोक दिया जाए। आदमी को देख करके रूल का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए। ये हमारे अपने नए साथी थे और मैं इंश्योर भी करूँगा कि ऐसा होगा और इसमें कहीं फेल होने की संभावना रहती है। आदमी एक दृष्टिकोण से देखता है, एक आदमी कोई सहयोग करना चाहे तो, कोई सुझाव देना चाहे तो वो वेलकम। और मैं ऐसा समझता हूँ कि विशाल साथ भी उसी तरह की परंपरा अपनाएंगे। कोई सुझाव आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं, दिखा रहा है कि साहब ये आप लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम कानून से गलत कर रहे हैं, तो हम कन्विंस होते हैं कि वास्तव में हमने उस दृष्टिकोण से उस समस्या के ऊपर नहीं देखा, तो उसको हम लोग करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वेलकम करेंगे। तो ये नहीं देखेंगे कि हमारा दोष निकालने की कोशिश कर रहा है। इस निगाह से उस हम जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे इसी के साथ में इनके अच्छे कार्यक्रम की कार्यकारिणी की बैठे नहीं चलो सबको लड़की दिला हुआ है। साहब को 3 फैकल्टी आपका सरकार देना और वो एक एकेडमिक पोजीशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनको भी महसूस हो रहा था, सभी लोग महसूस हो रहा था कि 2 पदों का निर्धारण एक साथ उचित ढंग से नहीं हो जाएगा। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि परिवर्तन होना चाहिए था। अदरवाइज जो है पुराने प्रोफेसर के सिंह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। तो मैं अपने साथी सहयोगी डॉक्टर अंसारी को बताना चाहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट है हम करते हैं। हम पद के साथ जो है जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आती हैं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए ज़्यादा समय भी देना होगा, ज़्यादा विवेक की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा निर्णय सिर्फ एक आदमी को प्रभावित नहीं करेगा, विश्वविद्यालय के संस्थान को प्रभावित करेगा। मेरा इनसे अनुरोध है कि इस पद की गरिमा को समझते हुए उसी के अनुरूप काम करें, जिससे कि विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। मैं चाहता था कि प्रोफेसर AK सिंह की उपस्थिति में एक हैंडिंग ओवर टेक ओवर हो, लेकिन क्योंकि हमारे उनके साथ काम करने का हमें 1 महीने का मौका मिला और हमारी उम्मीदों पर वे खरे उतरे हुए थे, तो मैं जो उनका अनुभव है, उनकी एक्सपर्टीज है, उसका समय समय पर उपयोग करता रहता है। तो उसके लिए मैंने एक मैकेनिज्म भी निकाला था। हमारे मन में एक अवधारणा है कि विश्वविद्यालय को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक कुलपति का एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, एक ऐसी कमेटी जिसमें सारे लोग हों जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव का भी ज्ञान हो, अकेडमिक या बार एक्सपीरियंस हो। तो 3 या 4 आदमी की एक ऐसी टीम हो जिसको हम कहेंगे एडवाइजरी कमेटी टू वाइस, वो विभिन्न विषयों पर एडवाइस हमको देगी। अगर एक दिशा से कोई गलत प्रभाव आता है तो छान करके पता चल जाए कि प्रभाव गलत है या सही है, और उसमें जो हो गया they will be directly reporting to the vice chancellor, they will not be accountable to any administrative officer, तो हमारे डिसीजन करेंगे। तो मैं आपको आज डिस्क्लोज भी कर दे रहा हूँ
सिंडिकेट से हमको ये अनुमति मिल गई है कि इस कमेटी बना करके विश्वविद्यालय के फंक्शनिंग को आप स्मूथ करिए। उसमें प्रोफेसर A.K. सिंह साहब एक रहेंगे, पूर्व रजिस्ट्रार को नीट कमेटी आप और उनके अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा किया। और मैं अपने नए साथी को जो कि बहुत काम पद पर बैठ रहे हैं, उनसे उम्मीद करूँगा कि जो परंपरा चली आ रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह चेयर द्वारा बापू के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। मुख्य वक्ता काशी विद्यापीठ बनारस के प्रोफेसर रवि प्रकाश थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति S.M. झा ने किया। स्वागत भाषण विभागाध्यक्ष मीरा मिश्रा ने दिया। बड़े ही संघर्ष के बाद यहाँ हुआ। महाराजा धीराज के योगदान के संबंध में विस्तार से बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ है, और बावजूद उसके न कभी उनकी जयंती मनती थी, न कभी पुण्यतिथि मनती थी, न कभी उनके मूर्ति पर माल्यार्पण होता था। हमने सिंडिकेट में लगातार इस बात को उठाया। एक बार इससे पहले भोगनी साहब जब कुलपति थे तो मेरे प्रयास से यहाँ कामेश्वर चेयर की स्थापना हुई और तत्कालीन संस्थापक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्रनाथ झा जी उसके चेयरमैन बने, लेकिन अंदरूनी कुछ कारणों से वो चेयर काम नहीं कर सका, बंद हो गया। इस बार मैंने निर्णय लिया कि इस चेयर को किसी तरह से जीवंत किया जाए, और जब मैंने सिंडिकेट में ये बात लगातार उठाया तो तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी ने कहा जो मिनिमम 7 लाख रुपया सीट मनी आप दीजिए तो चेयर शुरू कर देंगे। हमने कहा जो 7 लाख रुपया में जितना रुपया लगेगा वो मैं व्यवस्था करूंगा और आप इसका विधिवत घोषणा कर दीजिए। मुमताजुद्दीन साहब आज हमारे यहाँ नहीं है, कुलपति होके चले गए, और उनके प्रयास से उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बना और कमेटी ने ये चेयर की स्थापना की, सलाहकार समिति बनाया, मुझको निदेशक बनाया, और उसके बाद उद्घाटन में माननीय विदेश्वर पाठक जी को मैं यहाँ लाया और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के दिन में उन्होंने कहा जो 7 लाख रुपया कुलपति जी ने कहा था सीड मनी, तो मैं 15 लाख रुपया इस चेयर के लिए सीड मनी देता हूँ, और 15 लाख रुपया उन्होंने दिया। फिर बाद के दिनों में 5 लाख रुपया उन्होंने और दिया इस चेयर को। फिर 2 लाख रुपया उन्होंने कहा कि कंटीजेंसी, चूंकि मैंने उस राशि को कुलपति जी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो अब सवाल हुआ जो यहाँ काम कैसे चलेगा। तो विदेश्वर पाठक जी ने कहा कि 2 लाख रुपया कंटीजेंसी मनी मैं तत्काल इसके लिए देता हूँ, और जो जरूरत होगी वो मैं दूंगा। तो चेयर काम करना शुरू किया, और चेयर में जो पहला बड़ा राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ, मेरे लिए फक्र की बात है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन CM कॉलेज के ललित कर्पूरी भवन में किया, और बिहार के चीफ सेक्रेटरी और DG भी उसमें सम्मिलित हुए। साथ ही समाजशास्त्र विभाग के जितने भी मूर्धन्य विद्वान पूरे देश के थे वो लोग आए, और मुझको लगता है उतने बड़े पैमाने पर सेमिनार मैंने भी समाजशास्त्र विभाग ने इससे पहले भी कई बड़ा सेमिनार किया, लेकिन उतना बड़ा सेमिनार नहीं हुआ। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जिसमें स्वच्छता अभियान का विशेष व्याख्यान आज होगा कामेश्वर के तत्वाधान। हम सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करती हूँ कि हमने अपने कुलपति माननीय SP सिंह जी का, इनसे मैं 2-3 बार भी मिल चुकी हूँ, लेकिन
इनसे जो मिलने के बाद जो मेरा ये हुआ हेड की मीटिंग में मैं इनके विजन और मिशन के बारे में जान सकी। तो इनका विजन और मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं कि 2019 में नैक एक्रेडिटेशन का और 22 में जुबली बनाने का, मिथिला विश्वविद्यालय में जुबली बनाने का उस टारगेट को रखते हुए अपना मिशन रखते हैं कि कैसे मिथिला विश्वविद्यालय का विकास हो। और इसमें हम लोगों से भी सहयोग की अपील मांगी और हम मांगी है। तो बड़ा अच्छा लगा ये अपने विकास की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका विकास, हमारे विश्वविद्यालय का विकास इनके मार्गदर्शन में अग्रसर रहेगा और विश्वविद्यालय का विकास जरूर निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का विकास होगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि विकास के मामले में इन्होंने कहा था कि हम हर एक 6 महीने पर एक सेमिनार हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट हर एक 6 महीने के बाद सेमिनार का आयोजन करे। तो मैं बता दूं कि 6 महीने के अंतराल में यहाँ नैक 15 के नैक एक्रेडिटेशन के बाद 6 महीने के अंतराल में 2 सेमिनार आयोजित हुए हैं। एक विकास का समाजशास्त्र और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मिथिला रेफरेंस टू द मखाना एंड अदर एक्टिविटीज प्लान रिसोर्सेज। और कई यहाँ पे व्याख्यान भी हुए हैं। मुझे लगता है कि 3-4 व्याख्यान भी यहाँ हो चुका है। तो विकास की ओर समाजशास्त्र विभाग अग्रसर है आपके साथ साथ और आपको एश्योर करता है कि विश्वविद्यालय के विकास में समाजशास्त्र विभाग आपके साथ रहेगा विकास में। इसलिए मैं आपका बहुत हार्दिक, समाजशास्त्र विभाग आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है, स्वागत करता है। आज हमारी तो विशिष्ट अतिथि अभी आए हैं उनका व्याख्यान हुआ। उसके बाद बनारस से हमारे विद्वान आए, समाजशास्त्र के लखनऊ से आए और दूसरे जगहों से विद्वान आए। 7-8 एक्स्ट्रा मोरल लेक्चर हमने करवाया है। साथ ही 2-3 संगोष्ठियां हुई है और आज के जो कड़ी में हमारा 9वां कार्यक्रम चल रहा है। मुझको विश्वास है कि आप तमाम मित्रों का सहयोग मुझको इस तरह से मिलेगा और माननीय कुलपति जी का आशीर्वाद मुझको। तो मैं समझता हूँ कि कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर अपनी जिम्मेदारी को समझता है। वो जरूर जानता होगा कि इस तरह की धरोहर हमारे विश्वविद्यालय में पड़ी हुई है और उसका संरक्षण हमको करना चाहिए। एक अहम जिम्मेदारी इस चेयर के पास वो भी है और एक स्थापना का उद्देश्य भी रहा होगा कि जो जहाँ जिस तरह से राजा साहब और राजा साहब के परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको एकत्रित करें, उनको संगठित करें, लोगों के सामने ले जाएं, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि उनका अप्रतिम योगदान इस मिथिलांचल और देश के विकास में क्या रहा है। मुख्य रूप से मैं चाहूँगा कि उनका हायर एजुकेशन में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर देश और विदेशों में उसको रेखांकित किया जाए और सारे लोगों को बताया जाए। दूसरा कि बताया गया कि ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण यह है कि पूरा देश एक विशेष घटनाक्रम का 100वां वर्ष मना रहा है। आज से 100 वर्ष ठीक पहले 1917 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जो अपने तरह का पहला आंदोलन था। सत्याग्रह, सत्य के आग्रह के साथ आंदोलन करना, जो अहिंसा से, जिसका हिंसा से दूर दूर का रिश्ता नहीं था। उद्देश्य बहुत बड़ा था। लगता था कि इस तरह के कार्यक्रम से, इस तरह के आग्रह से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता मिली। और उस कड़ी में जिस मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं वो बहुत अहम है। स्वच्छता। महात्मा गांधी जी का स्वच्छता के प्रति क्या दृष्टिकोण था, उनका दर्शन क्या था, उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग आज विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। उन यादों को, उस घटना को याद करते हुए उसकी स्मृति है। जब स्वच्छता की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जहाँ बैठे हुए हैं स्वच्छता क्या है।
मैं कहूँगा कि हमारे साथी विद्यानाथ मिश्रा जी की निगाहें बड़ी तेज है। वो जान रहे थे कि मैं देख रहा हूँ, कि आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने मेरा उत्साह और बढ़ा दिया ये बता करके कि जिस हाल में हम बैठे हुए हैं उसकी बहुत सारी मधुर यादें, भावनात्मक यादें इससे जुड़ी हुई है। और उस दृष्टिकोण से इस हाल का महत्व एक हाल मात्र नहीं रह गया है सेमिनार लेक्चर कराने के लिए, एक बहुत बड़ा महत्व हमारे लिए हो गया है विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय परिवार के लिए। और ऐसी दृष्टि में विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय परिवार के हर सदस्य के लिए ये देखना कि ये हाल जो है अपनी पूर्व स्थिति में रही हो जबकि हम परिकल्पना कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, समय काल नहीं मालूम है, खंड काल नहीं मालूम है, लेकिन लगभग 50-100 साल हो रहे होंगे। फिर उसकी स्थिति क्या है, उसको स्वच्छ करने का कहीं हम लोगों ने प्रयास किया है। विशेष रूप से हमारी निगाहें जा रही थी खिड़कियों पे, खिड़की की लकड़ियों पे, और मैं लग रहा था कि ये लकड़ी जो है, जो वुड है, इट इज द बेस्ट क्वालिटी परहैप्स नॉट अवेलेबल दीस डेज। वो ऐसी लकड़ी है जो जल्दी खराब नहीं होती है, और आज हम खोजने जाएं तो शायद मिले भी ना, लेकिन ऐसी लकड़ी खराब होती चली गई है तो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। तो मैं चेयर और मुख्य रूप से विभागाध्यक्ष महोदया से उम्मीद रखूंगा और साथ ही साथ अनुरोध भी करूंगा कि कम से कम उस पर दृष्टि डालें। और बहुत कुछ न हो पाए, पैसे की किल्लत है, सभी लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय भी उस दौर से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन अगर इसको हम साफ करने की कोशिश करें तो इस स्थिति में कम से कम 50% को सुधार है, न कुछ 1%, 2% अपने व्यवहार में भी हम उतारने की कोशिश करें। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है तो ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि स्वच्छता बाह्य स्वच्छता की बात हो रही है, हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि बाह्य स्वच्छता संभव है जब तक कि आंतरिक स्वच्छता ना हो? आपका मन शुद्ध न हो, मन स्वच्छ न हो, आपके विचार स्वच्छ न हो, विचार शुद्ध न हो, शुचित न हो, और जब तक आपके क्रियाकलाप में भी वो शुद्धता न झलकती हुई, आंतरिक शुद्धता झलकती हो, आपको लगता है कि अपने आसपास के फिजिकल क्लीनलीनेस तक ही हमको अपने सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर हम अपने को फिजिकल क्लीनलीनेस तक ही सीमित रखेंगे, इसका मतलब है कि हम महात्मा गांधी के दर्शन का एक अंश या उनके दर्शन पर हम एक तरफ से दृष्टिकोण डाल रहे हैं, चारों तरफ से दृष्टि डालने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि उनके मन में स्वच्छता के प्रति लगाव आप देखेंगे, उनकी जीवन शैली आप पढ़ेंगे तो बचपन से ही उनके लिए स्वच्छता के प्रति रुझान था उनका। और मुख्य रूप से ऐसे लोग जो कि मैला होने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, उसके प्रति एक सहानुभूति की भावना। यहाँ तक कि एक लड़का बच्चा 7-8 साल का, जिसके पिता माँ समझाती थी कि ऐसे लोग से तुमको दूर रहना चाहिए, ये लोग अछूत हैं, इनको छू लोगे तो अपवित्र हो जाओगे और बिना स्नान किए तुमको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे बच्चे के कोमल बनने का प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या रहा होगा। बड़े हुए तो साउथ अफ्रीका पहुंचे, देखे कि भारतीय जो है अच्छा कार्य करने के बावजूद भी इस बात पे भारतीयों में, यानी कालों में और गोरों में अंतर किया जाता था कि काले लोग हैं वो स्वच्छ नहीं रहते। गांधी जी ने फिर इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या वास्तविकता है, तो उनको लगा कि नहीं, जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा कम जरूर है। हम लोग हैं धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिकता को हम स्वच्छता से जोड़ नहीं पाते। ये समझ नहीं पाते हैं कि जब अगर हमारी मन अंदर से हम शुद्ध है, स्थित है, तो बाहर सफाई क्यों नहीं हो सकती। तभी से उनके मन में भावना हुई नहीं कि स्वच्छता के प्रति अपने लोगों को, भारतीयों को जागरूक करना है, और इस आधार पे कोई अगर डिस्टिंक्शन होता है तो उसको दूर करना है, और उनका सारा प्रयास चलता रहा हमेशा तक। और ये चूंकि ये स्वच्छता का उनका दर्शन था, बड़ा गंभीर दर्शन है। मैं आपको बता दूं कि मैं गांधी दर्शन का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, उस दर्शन के वर्ग को मैं पकड़ने में अच्छा हूँ। और ये हमारी क्षमता जो है, हमारा सीमा, ये ऑर्गेनाइजर लोग भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे विद्वान को आमंत्रित किया है
जो हमारे बनारस से भी आ रहे हैं, यहाँ से मैं आया हूँ, जो गांधी दर्शन के अच्छे विद्वान हैं, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। अब